अस्सलाम वालेकुम। तो आज का गायनी का लेक्चर होगा डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग या मेनोरेजिया या हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के बारे में। ये लेक्चर मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है, इसलिए इसमें थोड़ी सी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होगी। अगर आप मेडिकल प्रोफेशन से नहीं हैं तो इसी टॉपिक के ऊपर मेरी पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस सीरीज़ में आप लुकअप कर सकते हैं इस टॉपिक को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो before I talk about heavy menstrual bleeding, let's talk about dysfunctional uterine bleeding, ठीक है? Dysfunctional uterine bleeding एक अम्ब्रेला टर्म है और ये तब यूज़ होती है जब आपने बाकी सारी पैथोलॉजी रूल आउट कर ली हो, राइट? इसको ब्लीडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल ओरिजिन भी कहते हैं, BEO। और इसकी सबसे ऑब्वियसली कॉमनेस्ट सिम्टम है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। पहले मेनोरेजिया का टर्म भी यूज़ होता था, लेकिन अब हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कहा जाता है। तो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को डिफाइन करते हैं एज ब्लड लॉस विच इज़ ग्रेटर देन 80 ml पर पीरियड। ऑब्वियसली अभी कोई लेबोरेटरी की सेटिंग तो नहीं है और ना मरीज़ आपको एमएल में बता सकता है कि कितनी ब्लीडिंग हुई है। तो ये किताबी बातें कि 80 ml पर पीरियड। लेकिन जनरली अगर आपके पास एक पेशेंट आता है और वो आपको कहता है कि पीरियड्स आर हैवियर देन दे यूजुअली आर, तो you have to take their word for it. There is no other way to check, right? तो क्लिनिकल डायग्नोसिस ही होता है, पेशेंट अपनी परसेप्शन के मुताबिक आपको ब्लड लॉस बताता है, ठीक है? तो लेट्स टॉक अबाउट द कॉजेज ऑफ डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। सो सबसे पहले तो ये है कि एग्जैक्ट कॉज 100% सर्टेनिटी के साथ कोई एक कॉज नहीं है, लेकिन कुछ मैकेनिज्म्स हैं। उनमें एक तो ये है कि एबनॉर्मल प्रोस्टाग्लैंडिन रेशियोज हैं। एज यू नो कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं वो दे फेवर वेजोडाइलेटेशन एंड प्लेटलेट नॉन एग्रीगेशन। उसके अलावा आ जाता है एक्सेसिव fibrinolysis, then there's defects in expression function of metalloproteinases, vascular growth factors and endothelins. Then there's aberrant steroid receptor function और defects in endomyometrial junctional zone। ये different जो है ना proposed mechanisms हैं। तो अगर हम थोड़ा-सा अपनी थिंकिंग को क्लासिफ़ाई कर लें तो मेरे ख़्याल से लर्न करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो अब हम बात कर लें हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की व्हिच इज़ ड्यू टू अ पैथोलॉजी। इसमें आ जाता है रेगुलर और इर्रेगुलर, राइट? तो अगर रेगुलरली हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, हर पीरियड्स के साथ हो रही है, तो इसकी कॉजेज़ में एक कॉज़ है फाइब्रॉइड्स। यूजुअली ये पेशेंट्स नल्लीपैरस होते हैं। Number two is coagulation disorders like वॉन विलिब्रांड डिजीज़। उसके अलावा पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो सकती है। देन देयर इज़ इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस जिनको IUCD भी कहते हैं, और एडिनोमायोसिस। इर्रेगुलर जो ब्लीड होती है हैवी, उसमें आ जाता है एंडोमेट्रियल पॉलिप्स, थायराइड डिजीज़ बड़ी वियर्ड है इस मामले में क्योंकि इसमें हाइपरथायराइड में भी हो सकता है और हाइपो में भी हो सकता है। देन देयर इज़ ड्रग थेरेपी। ड्रग थेरेपी में अगर आप एंटीकोएगुलेंट्स ले रहे हैं, जैसे वॉरफिन ले रहे हैं, तो उससे इर्रेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है। फिर अगर थोड़ी सी सिनिस्टर कॉजेज़ की तरफ जाएँ तो फिर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, सर्वाइकल कार्सिनोमा, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा भी हो सकता है। तो ये जस्ट इलस्ट्रेशन है टू मेंशन व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू। तो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ एसोसिएटेड सिम्पटम्स भी समटाइम्स हमें हेल्प करते हैं टू डिसाइड कि किस तरफ हम अपना डिफरेंशियल डायग्नोसिस लेके जाएं। तो एसोसिएटेड सिम्पटम्स में अगर इरेगुलर ब्लीडिंग है, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है या पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग है, इट माइट सजेस्ट एंडोमेट्रियल और सर्विकल पॉलिप। फिर उसके अलावा अगर एक्सेसिव ब्रूजिंग है, ब्लीडिंग है फ्रॉम अदर साइड्स, पेशेंट हिस्ट्री देती है पोस्टपार्टम हेमरेज की, या पहले कभी उसका ऑपरेशन हुआ है तो उसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग हुई हो, या कभी कोई डेंटल प्रोसीजर हुआ हो उसके साथ एक्सेसिव ब्लीडिंग हो, फैमिली हिस्ट्री वो दे रही हो ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स की, तो दैट माइट सजेस्ट अ कोएगुलेशन डिसऑर्डर। इसलिए जो है ना, सिर्फ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट पे नहीं जाना चाहिए, मुकम्मल हिस्ट्री लेनी चाहिए। कभी-कभी स्टूडेंट्स को लगता है कि क्या फ़ालतू सवाल कर रहे हैं, मरीज़ अगर ब्लीडिंग के साथ आया है तो बस ब्लीडिंग के बारे में सवाल करो। लेकिन नहीं, कभी-कभी जब आप मुकम्मल फैमिली हिस्ट्री और पास्ट सर्जिकल, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री लेंगे तो क्लूज़ होते हैं समटाइम्स जो कि आपके काम आते हैं, ठीक है?
इसलिए अपनी आदत बनाएं कि डोंट रश थ्रू थिंग्स, मरीज़ को पूरा टाइम दें और मुकम्मल हिस्ट्री लिया करें। एनीवे, बैक टू द टॉपिक। अगर एसोसिएटेड सिम्टम्स में अनयूजुअल वैजिनल डिस्चार्ज है तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकती है। यूरिनरी सिम्टम्स माइट बी विद प्रेशर फ्रॉम फाइब्रॉइड्स और सम मैस, प्रेशर इफेक्ट्स जो होते हैं ना उसकी वजह से। देन अगर वेट चेंजेस हैं, स्किन चेंजेस हैं, फटीग है वगैरह वगैरह, तो थायराइड भी सोच सकते हैं हम कि ये भी हो सकता है। तो पेशेंट किस तरह से आता है ब्लीडिंग के साथ? तो पेशेंट यूजुअली कहेगा कि मुझे हैवी और प्रोलॉन्ग्ड वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, उसमें क्लॉट्स आ रहे हैं, फ्लडिंग हो रही है। फिर इरेगुलर हैवी पीरियड्स यूजुअली एट द एक्सट्रीम्स ऑफ रिप्रोडक्टिव लाइफ, ये भी हो सकते हैं कि आप नोट करेंगे कि पेशेंट या तो इसको अभी नए नए पीरियड शुरू हुए हैं तो पोस्ट मेनार्की है, या फिर उसका मेनोपॉज करीब है, तो ये भी हो सकता है। देन इट माइट बी एसोसिएटेड विद डिस्मेनोरिया, यानी कि पेनफुल पीरियड्स भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हों, लेकिन दिस माइट ऑल्सो बी वन ऑफ द सिम्टम्स। फिर समटाइम्स देखा गया है कि जिन पेशेंट्स में ज़्यादा ब्लीडिंग होती है उनको एनीमिया भी हो जाता है। तो एनीमिया के जो सिम्टम्स होते हैं जैसे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पैल्पिटेशंस, पेलर वगैरह, तो और हेडेक्स इवन, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं ये सिस्टेमिक सिम्टम्स में आ जाती हैं। एंड समटाइम्स आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ मुतासर हो रही होती है, आपकी डेली रूटीन आपकी लाइफ की जो है वो डिसरप्ट हो रही होती है। तो ये चीज़ को भी डॉक्टर को अंदाज़ा होना चाहिए कि मरीज़ कितना डिस्ट्रेस्ड है। फिर स्मीयर हिस्ट्री या कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ जो है वो भी रेलेवेंट होता है इससे। अगर टोटली इरेटिक ब्लीडिंग है, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है या पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग है, तो यू शुड क्विकली एंड प्रॉम्प्टली सर्च फॉर सर्विकल और एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी, ठीक है? तो हिस्ट्री और एग्जामिनेशन में आपने क्या सोचना है, आपने क्या पूछना है? तो सबसे पहले तो यू हैव टू क्लैरिफाई कि इज़ इट एक्चुअली हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग? क्योंकि मरीज़ ज़ाहिर है झूठ तो नहीं बोलेगा, लेकिन मरीज़ जो है वो समटाइम्स अपने कंप्लेंट को ओवर ड्रामेटिक फ़ील करता हुआ बयान कर देता है, व्हिच इज़ नॉट ऑलवेज़ एक्यूरेट, ठीक है? तो ये कुछ स्मार्ट क्वेश्चंस हैं जो आप पूछ सकते हैं, जिससे आप गेज कर सकते हो कि कितनी ब्लीडिंग है, ठीक है? तो पहली चीज़ है, आप पूछ सकते हैं कि अच्छा, कितने ऑफ़न, कितनी देर बाद पैड चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है? पहली बात। दूसरा ये आप पूछ सकते हैं कि साथ क्लॉट्स तो नहीं होते ब्लड में? नंबर 3, क्या ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा होती है कि पैड भी स्पिल हो जाए, आपके कपड़े भी ख़राब हो जाएँ, आपका बेड अगर आप उसमें रात को सो रहे हैं, लेटे हैं, तो आपके बेडिंग के ऊपर भी सारी ब्लीडिंग आ जाए? इससे भी आइडिया हो जाता है कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है। देन आप ये भी पूछ सकते हैं कि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो नहीं मुतासिर हो रही है? आप पूछ सकते हैं कि आप जी स्कूल, कॉलेज जाना आपने छोड़ तो नहीं दिया इन दिनों में, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा तंग होते हैं? आप ऑफ़िस तो नहीं जा रही कि मतलब आप इतनी डिस्टर्ब हैं इस चीज़ से कि आप सोशल सिचुएशंस को अवॉइड करने लग पड़ी हैं, और आपको लगता है कि अब आपको घर में ही रहना है टू अवॉइड एम्बैरेसमेंट। तो ये चंद सवाल हैं जो कि आपको काफ़ी अच्छा आइडिया करा देते हैं कि ब्लीडिंग की जो है ना नौयत कितनी है। फिर एग्जामिनेशन के ऊपर ज़ाहिर है जनरल फिजिकल एग्जाम करेंगे, उसमें आप एनीमिया के साइंस खास तौर पे नोट करें। देन एब्डोमिनल और पेल्विक एग्जाम भी हेल्पफुल होता है। अगर समटाइम्स आपको कोई मैस पैल्पेट हो रहा है तो इट माइट बी अ फाइब्रॉइड। मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं, जनरलाइज मैं बता रही हूँ कि अगर आप एब्डोमिनल और पेल्विक एग्जाम करेंगे तो आप पैल्पेट कर सकते हैं मैसेज को, सर्विक्स को विजुलाइज करेंगे, आपको पोलिप या कार्सिनोमा नज़र आ सकता है। आप स्वाब ले सकते हैं अगर पेल्विक इन्फेक्शन आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, और सर्वाइकल स्मीयर भी कर सकते हैं इफ वन इज़ ड्यू। तो इफ़ द यूट्रस इज सिग्निफिकेंटली इनलार्ज, काफ़ी टाइम्स फाइब्रॉइड निकल आते हैं। फिर डिफरेंशियल डायग्नोसिस फॉर डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, हम ये सोच सकते हैं कि सब म्यूकस फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, एडिनोमायोसिस हो सकता है, एंडोमेट्रियल पॉलिप्स हो सकते हैं, हाइपोप्लेजिया, कैंसर हो सकता है। वेरी रेयरली हाइपोथायरॉयडिज्म या कोagulation डिफेक्ट्स होता है। नाउ व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशंस? इन्वेस्टिगेशन सारी नहीं करनी, डिपेंडिंग ऑन योर पेशेंट, डिपेंडिंग ऑन द हिस्ट्री, डिपेंडिंग ऑन योर डिफरेंशियल, उस हिसाब से दिस इज़ अ वेरी जनरलाइज्ड स्लाइड, ठीक है? तो सबसे पहले आपकी सीबीसी आ जाती है, फुल ब्लड काउंट, ठीक है? तो इसमें हम बेसिकली देखते हैं हीमोग्लोबिन कितना है और एमसीवी कितना है। एज़ यू नो, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साथ एचबी लो होता है और एमसीवी भी लो होता है, तो माइक्रोसिटिक एनीमिया होता है, राइट?
तो इससे इसको करने का मकसद ये है कि हम देखें कि पेशेंट को कोई आयरन थेरेपी या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत तो नहीं है। देन कोएगुलेशन स्क्रीन, अगर आपको लगता है कि आपके पेशेंट को कोई कोएगुलेशन डिसऑर्डर है तो तब आप कोएगुलेशन स्क्रीनिंग करा सकते हैं। फिर आ जाता है अल्ट्रासाउंड, transvaginal sound. So this is very good to identify fibroids and polyps and for measuring endometrial thickness. अगर पेशेंट को menstruation अभी एक्टिवली हो रही है तो शायद ये लेस एक्यूरेट हो। Then there's pelvic ultrasound scan. So if a mass is palpated on examination जैसे fibroids वगैरह हैं तो तब ये relevant है। अगर symptoms suggest कर रहे हैं polyp या irregular menstrual bleeding, या when drug therapy has failed for heavy menstrual bleeding, you should do a scan. फिर अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि कोई वेजाइनल डिस्चार्ज, पेशेंट भी बता रहा है या आपको एग्जामिनेशन पे नज़र आया है अनयूजुअल, तो हाई वेजाइनल स्वैब कर सकते हैं, एंडोसर्वाइकल स्वैब हो सकते हैं। अगर यू फील कि देयर आर रिस्क फैक्टर्स फॉर pelvic inflammatory disease, STI स्क्रीन हो सकता है फॉर क्लेमिडिया इफ़ यू थिंक इट इज़ एप्लीकेबल टू योर पेशेंट। एंडोमेट्रियल बायोप्सी भी हो सकती है। जनरली अगर आपका पेशेंट 45 से यंग है तो नहीं ज़रूरत होती बायोप्सी की, लेकिन अगर पेशेंट इज़ ओल्डर देन 45 तो इसको कंसिडर किया जा सकता है। अगर ब्लीडिंग इरेगुलर है या इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है और ड्रग थेरेपी काम नहीं कर रही तो पीपल बायोप्सी इज़ डन टू एक्सक्लूड हाइपोप्लेजिया और कैंसर। ठीक है। Then there's hysteroscopy. This is mandatory with erratic bleeding in a woman who is older than 45 years. If ultrasound reveals focal pathology, for example, polyp, or you are unable to assess the endometrium, yeah, there is inadequate biopsy, or bleeding is persistent or repeated. ठीक है? Thyroid function tests are again done if you suspect okay, there is some thyroid issue. तो दिस इज़ जस्ट एन इलस्ट्रेशन फॉर विजुअल लर्नर्स। ये मुख्तलिफ वैरायटी ऑफ इन्वेस्टिगेशंस हैं जो हम कर सकते हैं ऐसे पेशेंट्स में। मैनेजमेंट क्या है? ट्रीटमेंट बहुत सारी चीज़ों को सोच के किया जाता है। सबसे पहले तो ये कि यू वांट द पेशेंट टू बी सिम्पटम फ्री एंड इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। कुछ केसेस में उनकी रिप्रोडक्टिव विशेज़ और कॉन्ट्रासेप्टिव नीड्स भी रेलिवेंट होती हैं। उनके पीरियड्स रेगुलर हैं या इरेगुलर हैं, ये भी मैटर करता है। अगर पेशेंट को एनीमिया है तो आप उसके साथ उनको फेरस सल्फेट भी दे सकते हैं टू रिप्लेनिश देयर आयरन स्टोर्स। अब मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, उसमें ये सारी ऑप्शंस हैं। तो मेडिकल ऑप्शंस में आ जाता है मेफेनेमिक एसिड एंड अदर एनसेड्स, ट्रानेक्सिमिक एसिड, COCPs, नॉरेथिस्टेरोन, माइरीना which is levonorgestrel intrauterine system, GnRH agonist। और सर्जिकल ऑप्शंस जो होती हैं वो तब होती हैं जब मेडिकल ऑप्शन फेल हो जाए, तो उसमें एंडोमेट्रियल एब्लेशन और हिस्टेरेक्टमी हो सकती है। तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट को। तो मेडिकल मैनेजमेंट भी अगर हम डिवाइड कर लें टू रेगुलर एंड इरेगुलर डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग तो दैट्स हेल्पफुल। तो सबसे पहले आ जाते हैं रेगुलर डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीड के ऊपर। तो माइरीना इज़ अ गुड ऑप्शन। अगर आपके पेशेंट कॉन्ट्रासेप्शन भी साथ साथ चाह रही है तो ये बहुत सूटेबल है उनके लिए। इससे ब्लड लॉस भी कम होता है और कॉन्ट्रासेप्शन भी होती है। फिर एंटीफिब्रिनोलाइटिक एजेंट्स लाइक ट्रानेक्सामिक एसिड, ये दे सकते हैं 1 ग्राम TDS फॉर अबाउट 1 to 4 days। फिर NSAIDs लाइक मेफेनेमिक एसिड 500 मिलीग्राम TDS फॉर 1 to 5 days। COCPs दे सकते हैं, ओरल प्रोजेस्टेजेंस दे सकते हैं। They generally don't help, but they may help in short-term treatment to stop bleeding. फिर इरेगुलर ब्लीड पे आ जाते हैं। इसमें भी माइरीना है, वही वही दवाइयाँ हैं, लेकिन विद द एडिशन ऑफ GnRH एनालॉग्स एंड साइक्लिकल प्रोजेस्टेरोन। तो ट्रानेक्सामिक एसिड जो है वो ब्लड लॉस भी कम करता है, अगर साथ जो है मेफेनेमिक एसिड इन केस ऑफ डिस्मेनोरिया भी अगर एसोसिएटेड है तो वो भी हेल्प करता है। ब्लड लॉस भी कम करता है, डिस्मेनोरिया भी कम करता है। COCPs जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं और फ्लो भी डिक्रीज कराते हैं। GnRH एनालॉग्स जो होते हैं वो एक मेडिकल मेनोपॉज टाइप सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। देन देयर साइक्लिकल जो कि डेज 6 to 26 पे लेनी होती है ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें नॉरेथिस्टेरोन है 5 मिलीग्राम TDS और मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिटेट 5 to 10 मिलीग्राम TDS। They help regulate the cycle, but they don't do much for bleeding. सर्जिकल मैनेजमेंट, तो सर्जिकल मैनेजमेंट की ज़रूरत हर किसी को नहीं होती, उन लोगों के लिए जिनके ऊपर मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो चुकी है।
जब ये सर्जरी वाली ऑप्शन हो तो पेशेंट शुड बी सर्टन कि उनकी फैमिली कंप्लीट है before they consider this. Then there's endometrial ablation and hysterectomy. सो मेडिकल मैनेजमेंट को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। वेफेनेमिक एसिड जो है बेसिकली ये एक एनासिड है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। How they work by reducing prostaglandin levels by inhibiting cyclooxygenase and decreasing the ratio of prostacyclin to thromboxane। ठीक है, बॉटम लाइन ये है कि प्रोस्टाग्लैंडिन कम होते हैं। Mefenamic acid and other NSAIDs are associated with a reduction in mean menstrual blood flow of 20 to 25%. This may be enough for some women, ठीक है। It may be sufficient कि आप normal अपनी लाइफ की तरफ आ सकें और आपका मसला हल हो जाए यहीं पे। समटाइम्स और कोई मैनेजमेंट नहीं चाहिए होती। इसका बेनिफिट ये है कि इसके साथ इफेक्टिव एनाल्जेसिया भी है, तो अगर साथ पेशेंट कह रही है कि पेन भी है, डिस्मेनोरिया है, तो शानदार है, दोनों चीज़ें क्योर हो जाएंगी इससे। फिर है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज है जी, इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड विद अ हिस्ट्री ऑफ डुओडेनल अल्सर और सिवियर एजमा। देन इसकी recommended dose है 500 milligram per oral thrice daily to be taken when menstruation is particularly heavy or painful. Some research shows long-term usage of NSAIDs may cause reversible difficulties in conceiving. अब आ जाते हैं ट्रांजमीन के ऊपर। ये भी बड़ी पॉपुलर दवाई है पाकिस्तान में, ट्रांजमीन के नाम से। ट्रानिक्सामिक एसिड है ये। ट्रानिक्सामिक एसिड एक एंटी फिब्रिनोलाइटिक एजेंट है एंड इट वर्क्स बाय blocking the breakdown of blood clots, ठीक है, which prevents bleeding। ये समझो कि नेक्स्ट स्टेप है, ये मेफेनेमिक एसिड से ज़्यादा इफेक्टिव है। दिस इज एसोसिएटेड विद मीन रिडक्शन इन menstrual blood loss of about 50%। बेनिफिट्स हैं, इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी टेकन ऑन डेज जब ब्लीडिंग पर्टिकुलरली हैवी है, ये रोज़ नहीं लेनी होती। अगर ब्लीडिंग ठीक हो गई है तो आप छोड़ दें। तो इट इज़ कंपैटिबल विद कंसेप्शन, मतलब इसके साथ कोई कॉन्ट्रासेप्शन वाला सीन नहीं है। देन देयर इज recommended डोज इसकी 1 ग्राम POQDS टू बी टेकन व्हेन menstruating heavily। तो एंड डिसएडवांटेजेस हैं कि इंक्रीज रिस्क ऑफ वीनस थ्रोम्बोसिस है। तो प्लीज़ प्लीज़ ये डॉक्टरों से मशवरा किए बगैर खुद से नहीं लेनी, ठीक है। मूविंग ऑन, COCPs पे आते हैं। Oral contraceptives are widely used, but surprisingly, randomized controlled trials show little effectiveness of this treatment। तो ये वन ऑफ द ट्रीटमेंट्स है, लेकिन डॉक्टर इसको इतना प्रेफर नहीं करते, ठीक है। इसके साथ एडेड बेनिफिट ये है कि कॉन्ट्रासेप्शन हो सकती है अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से लें। डिसएडवांटेज है जी कि इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर पेशेंट्स हु हैव रिस्क फैक्टर फॉर थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। It is unsuitable for patients who are over 35 and who smoke. Unsuitable if there is a personal or family history of breast cancer, and unsuitable for patients who are grossly overweight। फिर आ जाते हैं नॉरेथिस्टेरोन पे। ये एक साइक्लिकल प्रोजेस्ट्रोजन है और साइक्लिकल से मुराद ये कि एक साइक्लिकल पैटर्न में लेनी होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल हर किसी का अपना अपना होता है, इसकी ड्यूरेशन हर पर्सन के साथ वेरी करती है। तो इसको आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से 6 to 26 जो डेज होते हैं उसके ऊपर लेनी होती है। इसका बेनिफिट ये है कि सेफ है और इफेक्टिव है, ओरल प्रिपरेशन है विच कैन रेगुलेट ब्लीडिंग पैटर्न। डिसएडवांटेज ये है कि इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रासेप्टिव एंड इट कैन कॉज ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग। इसकी recommended डोज है 5 to 10 milligram TDS on days 6 to 26 of the menstrual cycle। फिर आते हैं जी लीवोनोजेस्ट्रल इंट्रायूट्राइन सिस्टम के ऊपर। तो ये बहुत बहुत शानदार ट्रीटमेंट है हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का एंड इट इज़ अ वेरी गुड अल्टरनेटिव टू सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो ये बेसिकली इसमें से प्रोजेस्टिन रिलीज होती है, ठीक है, जो कि मंथली जो थिकनिंग होती है ना यूट्रस की लाइनिंग की, ये उसको रिड्यूस करता है सिग्निफिकेंटली। तो जब ये लाइनिंग थिक होती है तो जब वो स्लब ऑफ होनी होती है हर पीरियड में तो वो कम होती है, इसलिए लेस ब्लीडिंग इज देयर। तो इसकी मीन रिडक्शन इन मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस इज 95% बाय 1 ईयर। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव कवर भी देती है बहुत अच्छी। नंबर 2, इट इज़ इफेक्टिव फॉर एसोसिएटेड डिस्मेनोरिया। Number 3, around 30% women are amenorrheic by 1 year after insertion। Then disadvantages इसके irregular periods होते हैं, breakthrough bleeding हो सकती है from first 3 to 9 months after insertion। फिर हम आ जाते हैं GnRH agonist के ऊपर। तो ये जो ड्रग्स हैं दे एक्ट ऑन द पिट्यूटरी टू स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन विच रिजल्ट्स इन एमेनोरिया बेसिकली, ठीक है।
तो इसमें शॉर्ट टर्म के लिए आप हाइपो एस्ट्रोजेनिक स्टेट में हो जाते हैं, लेकिन इसको हम लंबी देर नहीं देते क्योंकि फिर पेशेंट बहुत ज़्यादा प्रीडिस्पोज हो जाता है टू ऑस्टियोपोरोसिस। तो इसकी बेनिफिट्स ये हैं कि इसके साथ अगर एसोसिएटेड डिस्मेनोरिया है तो उसके लिए भी हेल्पफुल है, और डिसएडवांटेज ये है कि इरेगुलर ब्लीडिंग करा सकता है, इसके साथ फ्लशिंग और स्वेटिंग हो सकती है। ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट है, 6 मंथ से ज़्यादा इसको नहीं दिया जाता अनलेस आप साथ फिर एड बैक हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ना दें। तो इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं और उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट डोजेज हैं। फिर हम आ जाते हैं सर्जिकल ऑप्शन के ऊपर। एंडोमेट्रियल एब्लेशन मैंने जिक्र किया था कि ये एक ऑप्शन है। तो हिस्टेरेक्टमी से तो ऑब्वियसली ये लेस ही है सिवियर। तो इसमें थ्योरी ये है कि जो यूट्रस की लाइनिंग है, जो एंडोमेट्रियम है, दैट इज डिस्ट्रॉयड डाउन टू द बेसिलस लेयर। ओके, and the ablation is by controlled application of energy, which can be in the form of heat or microwave. Okay, now there are different methods you can do this. There's microwave, there's thermal balloon, there's novashore, there's hysteroscopic resection or roller ball ablation. ये अब इतनी नहीं यूज होती क्योंकि इससे बेहतर टेक्निक्स आ गई हुई हैं। तो endometrial ablation is less effective if the endometrial cavity is more than 10 centimeters. ये जनरली जीए में करते हैं, लेकिन कुछ केसेस में सर्विकल ब्लॉक में भी कर सकते हैं। ये सर्विक्स के थ्रू परफॉर्म होता है, इससे पहले भी और उसके बाद में भी हिस्टेरोस्कोपी होती है। द न्यूअर प्रोसीजर्स आर सेफर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन ऑब्वियसली हर प्रोसीजर के साथ कोई ना कोई रिस्क होता है, तो इसके साथ भी देर इज अ स्मॉल रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, यूट्राइन परफोरेशन एंड फेल्ड प्रोसीजर। इसके रिजल्ट्स की अगर बात करें तो 80 to 90% पेशेंट्स जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बहुत इंप्रूवमेंट आती है। 30% पेशेंट्स एमेनोरिक हो जाते हैं और 20% विल नीड अ सेकेंड प्रोसीजर बाय 5 years. So this is just an illustration of different ways of endometrial ablation. फिर आ जाते हैं हिस्टेरेक्टमी। एज यू नो, हिस्टेरेक्टमी इज बेसिकली रिमूवल ऑफ द यूट्रस। इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, टोटल, पार्शल, सब टोटल वगैरह। दैट डिपेंड्स कि यूट्रस के साथ साथ और क्या क्या निकल रहा है, ठीक है। तो हिस्टेरेक्टमी इज ओनली गारंटीड क्योर फॉर दिस, लेकिन ऑब्वियसली इतना बड़ा प्रोसीजर है, तो स्टडीज़ ने यही शो किया है कि इसकी हायर मॉर्बिडिटी है, इसकी लॉन्गर रिकवरी पीरियड है, फाइनेंशियल कॉस्ट भी इसकी ज़्यादा है कंपेयर टू एंडोमेट्रियल एब्लेशन। तो मैं तो अगर किसी को सजेस्ट करूँ तो मैं तो एब्लेशन सजेस्ट करूँ। कॉम्प्लिकेशंस में ब्लीडिंग है, इन्फेक्शन है, ब्लैडर, यूरिट्रिक और बाउल इंजरी। इसको आप ऐसे ही याद रख सकते हैं कि ब्लीडिंग और इन्फेक्शन तो हर प्रोसीजर के साथ होती है, मतलब कॉम्प्लिकेशन। और बाकी जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं ऑब्वियसली उनको भी एक रिस्क होता है। तो यूट्रस के इर्द गिर्द ब्लैडर है, यूरेटर है, बाउल है, तो इन सबको भी इंजरी हो सकती है। तो मेथड्स डिफरेंट हैं। वैजिनल हिस्टेरेक्टमी भी होती है, उसमें वजाइना के थ्रू ही यूट्रस डिलीवर हो जाता है, और दिस इज प्रेफर्ड। इट हैज़ अ क्विकर रिकवरी, लेस पोस्ट ऑप पेन एंड लेस कॉस्ट। Number two is laparoscopic assisted vaginal hysterectomy. So this is not usually done because it takes longer and has a high chance of ureteric injury. Then there's subtotal hysterectomy. उसमें only the uterus is removed and cervix remains. और abdominal hysterectomy में uterus और cervix दोनों remove होता है। तो ये भी again this is picture showing hysterectomy. I hope you learned something. I hope it benefited your learning experience. It was interesting. If you have any questions or if you would like to comment, please comment down below and like this video if you liked it. Share it with your friends who might, find this helpful. Subscribe to my channel for more content like this and follow me on my Instagram and Facebook where I post regularly a lot of cool stuff, things about my channel and also about random medical topics. So if you're into that, go ahead and follow these. And inshallah, I'll be back with another video. Allah Hafiz.